हेलो स्टूडेंट्स। आज हम छठे अध्याय के बाद अध्याय 7 में पहुंच गए हैं और अध्याय 7 है विकास या इवोल्यूशन। बच्चों, आप हिंदी में विकास को देख कर कंफ्यूज ना होइए। विकास के दो अर्थ होते हैं इंग्लिश में, एक होता है डेवलपमेंट, लेकिन बायोलॉजी में जो ये विकास है इसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन यानी किसी चीज़ का प्रारंभिक अवस्था से या सरल अवस्था से जटिल अवस्था की ओर विकसित होना। तो यहाँ पर जो है जो विकास का जो संदर्भ है, विकास का संदर्भ जीवों के विकास से है, इसलिए इस विकास को हम जैव विकास भी समझ सकते हैं। किसी किसी बुक्स में इस विकास को जैव विकास के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो आप इसको डेवलपमेंट के रूप में ना देखना, यह जीवों का विकास है जिसे हम इंग्लिश में इवोल्यूशन कहते हैं। एक सरल सी परिभाषा मैंने यहाँ पर इसके लिखी है, वह क्रमिक व सतत प्रक्रिया जिसके द्वारा सरल जीवों से जटिल जीवों का उद्भव होता है, विकास कहलाता है। एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि ग्रेजुअल होती है, यानी धीरे धीरे होने वाली ये प्रक्रिया होती है, स्टेप वाइज होती है, और सतत यानी कंटिन्यूअस, ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया होती है। और इसके द्वारा जो सरल जीव होते हैं उनसे जटिल जीवों का उद्भव होता है। आपने विकास को हर क्षेत्र में महसूस किया होगा। जब आपने जो है कक्षा 11 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, यानी पंच जगतीय वर्गीकरण पढ़ा था, आपने देखा कि सबसे पहले जो है मोनारा जगत के जीवों का विकास हुआ, उससे फिर प्रोटिस्टा जगत के जीवों का विकास हुआ, और फिर उससे फिर पादप, कवक और जंतु जगत का विकास हुआ। तो ये एक लंबी कहानी है और हजारों करोड़ों वर्षों तक ये होता आया है और अब भी हो ही रहा है। ये जैव विकास आपको डिटेल में इसके प्रमाण के संदर्भ में और भी कई चीज़ें बताई जाएंगी। इसके सिद्धांत क्या हैं ये भी आपको समझाए जाएंगे मेरे आने वाले वीडियोज़ में। आज हम इस विकास वाले पाठ्यक्रम से संबंधित जो चर्चा कर रहे हैं वो है विकास से पहले की कहानी। और विकास से पहले की कहानी होती है ब्रह्मांड के उत्पत्ति की कहानी, और पृथ्वी के विकास की कहानी, और फिर जीवन की उत्पत्ति की कहानी। तो हमारा आज का टॉपिक है जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति, या इसको कहेंगे इंग्लिश में ओरिजिन ऑफ लाइफ। विकास से पहले की कहानी है जीवन का पृथ्वी पर विकसित होना, जीवन का पृथ्वी पर उत्पन्न होना, उसका उद्भव होना। तो वो कैसे संभव हुआ, उससे पहले जो है थोड़ा हम देखेंगे कि उससे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति जो है इसके लिए भी करोड़ों साल लगे, और कई प्रकार के सिद्धांत इस संबंध में भी दिए गए। और एक सिद्धांत ये कहता है, जो नेबुलर हाइपोथेसिस है, वो ये कहता है कि एक बहुत बड़ा तारा था जो कि नेबुला कहलाता है, उसके जो है टूटने से, छोटे छोटे पिंड बनने से, उसके अलग अलग भाग बनने से हमारा सौर मंडल बना, और उसके केंद्र में सूर्य था, और उसके चारों ओर ग्रह, और ग्रहों के ओर चक्कर लगाते उपग्रह बने। और प्रारंभिक अवस्था में ये सारे ग्रह और उपग्रह अत्यंत गर्म थे। फिर जो है समय के साथ साथ जो है ये ठंडे हुए। पृथ्वी भी एक तप्त आग का गोला थी, और धीरे धीरे ये ठंडी हुई, और करोड़ों वर्षों तक फिर कई प्रकार के परिवर्तन होने के बाद तब इसमें जीवन की उत्पत्ति संभव हुई। पृथ्वी की उम्र 4.5 अरब वर्ष आंकी गई है, और ये माना जाता है कि 3.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। अब हम देखते हैं कि जीवन की उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन सी अवधारणाएं, कौन कौन सी परिकल्पनाएं आती रही हैं, तो उन पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जो प्रथम प्रकार की जो ये सिद्धांत यानी परिकल्पनाएं थी, इससे संबंधित हाइपोथेसिस थी, जिन्होंने जो है जीवन की उत्पत्ति के संबंध में हमको बताया, उनको हम जो है 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है प्राचीन धार्मिक परिकल्पना, प्राचीन धार्मिक परिकल्पना। दूसरी है आपकी स्वतः जननवाद, और तीसरी आपकी जीवोत्पत्तिवाद।
अब देखते हैं हम कि प्राचीन धार्मिक परिकल्पना क्या है। बच्चों, हमारे धार्मिक ग्रंथों में जीवन की उत्पत्ति के संबंध में, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह से व्याख्यान दिए गए हैं, चर्चाएं की गई हैं। हिंदू धर्म में अलग तरह से बताया गया है, और ईसाई धर्म में अलग तरह से, और इस्लामिक रिलीजन में अलग तरह से बताया गया है। सभी धर्मों में अलग अलग प्रकार से उनकी धार्मिक ग्रंथों में इस बात की चर्चा की गई है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसलिए हम इस पे यहाँ पर ज़्यादा चर्चा न करें। अब हम चलते हैं जो वास्तव में वैज्ञानिकों के द्वारा या विभिन्न प्रकार के थिंकर्स के द्वारा जो सिद्धांत चलाए गए, वो कौन कौन से सिद्धांत थे। इसमें हम एक और परिकल्पना जोड़ देंगे, वो है आधुनिक परिकल्पना, जो आज के दौर में चलती है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं, वो आधुनिक परिकल्पना। तो चार तरह से हम जो है इनकी परिकल्पना को बांट सकते हैं जीवन की उत्पत्ति के संबंध में। दूसरी जो परिकल्पना थी, जो सर्वप्रथम जो है बड़े बड़े दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, थिंकर्स के द्वारा दी गई, इसको हम कहते हैं स्वतः जननवाद। स्वतः जननवाद, या इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। स्वतः जननवाद की जो परिकल्पना है वो ये कहती है कि निर्जीव वस्तुओं से सजीवों का जन्म हुआ। बहुत ही ये एक आज के दौर में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन उस समय बहुत लंबे दौर तक ये सिद्धांत, ये परिकल्पना चलती रही। उस दौर के कई वैज्ञानिकों ने इस चीज़ को माना कि निर्जीव वस्तुओं से सजीवों का जन्म होता है। इवन ईसा पूर्व जो बड़े बड़े हमारे वैज्ञानिक थे, अरस्तु हो गया, प्लेटो हो गया, ये मानते थे कि जो तालाब की कीचड़ होती है उसके द्वारा जो है सांप, केंचुए, चूहे और कछुए जैसे जानवर स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। और बड़े लंबे दौर तक, बड़े लंबे समय तक जो है वैज्ञानिक इस चीज़ को मानते रहे। और इवन जो है 16वीं शताब्दी में एक वॉन हेलमोंट नाम का वैज्ञानिक था। उसने एक बड़ा ही अनोखा प्रकार का एक विचार दिया। उसने कहा कि अगर पसीने से भीगी हुई कमीज और गेहूं की बाली को अंधेरे स्थान पर 21 दिनों तक रख दिया जाए तो कुछ दिनों में चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह की जो है अवधारणाएं, इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है बने रहे वैज्ञानिकों में। आज के दौर में हम इनको कतई स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इतने लंबे समय तक स्वतः जननवाद का जो ये पीरियड चला, इसके पीछे ये माना जाता है कि उस समय जो है जीवों के बारे में बहुत अधिक जानकारी उस समय के लोगों को नहीं थी। उसका मुख्य कारण यह था कि उस समय सूक्ष्मदर्शी का भी आविष्कार नहीं हुआ था, और जीव कितने सूक्ष्म स्तर तक पाए जाते हैं कि हमारी आंखों से भी नहीं दिखाई देते। इस सूक्ष्म स्तर का कोई ज्ञान उस समय के उस दौर के लोगों को नहीं था, इसलिए लंबे समय तक स्वतः जननवाद चलता रहा। अब स्वतः जननवाद के बाद जो दौर आया वो था जीवोत्पत्तिवाद। जीवोत्पत्तिवाद जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जो है कहता है कि जीवों से ही जीवों की उत्पत्ति होती है। निर्जीव वस्तुओं से जीव की उत्पत्ति नहीं होती है, जीवों से ही जीव की उत्पत्ति होती है। तो जीवों से जीव की उत्पत्ति होने के लिए जो इसके मानने वाले वैज्ञानिक थे वो कौन कौन थे प्रमुख, उनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। एक था फ्रांसिस्को रेडी, दूसरा था स्प्लेंजानी, और तीसरा वैज्ञानिक था लुई पाश्चर। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध किया कि निर्जीव वस्तुओं से सजीवों का जन्म, जीवों का जन्म असंभव है, नहीं हो सकता है। केवल जीवों से ही जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। तो स्वतः जननवाद को नकारने का काम इन्होंने किया। उसका जो है सिद्धांत फिर आगे तक नहीं चल पाया। तो हम देखते हैं कि इनमें क्या प्रयोग होते रहे आगे। जीवोत्पत्तिवाद के या थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के क्या क्या प्रयोग हुए। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, इसमें जो फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग था
थोड़ा उस पर हम देखते हैं कि फ्रांसिस्को रेडी ने सर्वप्रथम क्या किया था। फ्रांसिस्को रेडी ने किस तरह से अपने प्रयोग को 1668 में दिखाया था। उसने क्या किया कि उसने जो है 3 तरह के जो है मर्तबान लिए, चौड़ी गर्दन वाले जो बर्तन होते हैं जिनमें अचार वगैरह भी हम बनाते हैं, उनको हम मर्तबान कहते हैं। उसने 3 तरह के मर्तबान लिए। मर्तबान ए, मर्तबान बी और मर्तबान सी। तीनों मर्तबानों में उसने जो है मछली, उबली हुई मछलियों का शोरबा जो है रखा हुआ था। मछलियों को उबाल के उनका जो शोरबा था, शरबत था, वो इसमें रखा हुआ था तीनों मर्तबान में। फिर उसने क्या किया कि एक मर्तबान का जो मुंह था वो तो खुला रखा, ये खुला है, एक मर्तबान का मुंह खुला है। एक मर्तबान में उसने पार्चमेंट पेपर लगा दिया, पार्चमेंट पेपर। और तीसरे नंबर के मर्तबान में उसने एक जालीदार कपड़ा लगा दिया, महीन जालीदार कपड़ा। और फिर वो देखता रहा कि अब इस मछली के शोरबे में क्या होता है। कई दिनों तक उसने देखा, तो उसने देखा कि इस खुले मुंह वाले जार में, खुले मुंह वाले मर्तबान में उसने देखा कि कुछ ही दिनों में इसमें मक्खियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। पहले मक्खियों के लार्वा इसमें दिखाई देते हैं और कुछ दिनों में मक्खियाँ इसमें उत्पन्न हो जाती हैं। मर्तबान बी में उसने देखा कि इसमें ना तो मक्खियाँ उत्पन्न होती है और ना किसी तरह का जीवन का कोई चिन्ह दिखाई देता है। इसी तरह से सी में भी उसने देखा कि इसमें ना तो मक्खियों के लार्वा उत्पन्न होते हैं और ना मक्खियाँ इसमें उत्पन्न होती है। और इस तरह से उसने अपने प्रयोग के द्वारा यह समझाने का प्रयत्न किया कि अगर जीव पहले से उपस्थित नहीं है तो उससे जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, निर्जीव वस्तुओं से जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग था। इसके बाद अब जो दूसरा प्रयोग था वो स्पेलेनजानी का प्रयोग था। थोड़ा उस पर भी हम चर्चा करते हैं। स्पेलेनजानी का प्रयोग जो था, स्पेलेनजानी का प्रयोग क्या था कि उसने जो है एक फ्लास्क में एक फ्लास्क में उसने भी इसी तरह से मछलियों का शोरबा रखा था। मछलियों का शोरबा उसने एक फ्लास्क में रखा और उसके बाद उस फ्लास्क को अग्नि की ज्वाला से या आग की ज्योति से उसका मुंह बंद कर दिया। और बहुत दिनों तक भी उसने जो है इसका अध्ययन किया। उसने देखा कि इस पे किसी प्रकार का जीवन का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है, न तो इसमें मक्खियों के लार्वा उत्पन्न हुए, न मक्खियाँ और न किसी अन्य प्रकार के जीव इसमें उत्पन्न हो पाए। ये स्पेलेनजानी का प्रयोग था। तो उसने भी बताया कि निर्जीव वस्तुओं से सजीव वस्तुओं का जन्म नहीं हो सकता है। अब उसके इस प्रयोग पे जो स्वतः जननवाद के प्रवर्तक थे, जो उसको मानने वाले थे, उन्होंने कहा कि भाई ये स्पेलेनजानी का प्रयोग जो है इसलिए जो है यहाँ पर किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर पाया क्योंकि उसने यहाँ पर हवा का प्रवेश जो है निषेध कर दिया था। इसमें किसी तरह की कोई हवा नहीं जा सकती थी और जीवों की उत्पत्ति के लिए हवा का होना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने स्पेलेनजानी के प्रयोग को नकार दिया। इस तरह से अभी भी जो है स्वतः जननवाद वाले जो लोग थे उनको पूर्णतः नकारा नहीं जा सका क्योंकि स्पेलेनजानी उनके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया कि बगैर हवा के यहाँ पर जीव उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो तीसरा नंबर का प्रयोग था वो एक महान वैज्ञानिक के द्वारा किया गया जिन्होंने कि रेबीज का टीका भी खोजा था और अन्य कई आविष्कार किए थे। उस महान वैज्ञानिक का नाम था लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर ने 1862 में जो प्रयोग किया ये बड़ा ही क्रांतिकारी प्रयोग था क्योंकि इस प्रयोग को करने के बाद स्वतः जननवाद वालों के मुंह बंद हो गए और स्वतः जननवाद की थ्योरी भी अस्वीकार हो गई, ख़त्म हो गई। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लंबी गर्दन वाला एक फ्लास्क लिया और उसमें जो है मछलियों का ये शोरबा उबला हुआ था, उसको जो है रखा कई दिनों तक। लेकिन उसको मछलियों के शोरबे को
इसके अंदर रखने के बाद उन्होंने क्या किया कि इस फ्लास्क को, जो कि लंबी गर्दन वाला फ्लास्क था, इसको अग्नि की लौ के द्वारा हंस की गर्दन की तरह मोड़ दिया। इस तरह से हंस की गर्दन की तरह उन्होंने इस फ्लास्क को मोड़ दिया, जिसके के अंदर उसने मछली का शोरबा रखा हुआ था। अब इसके बाद उसने प्रतीक्षा करी और अपने प्रयोग का अध्ययन किया। उसने देखा कि कई दिनों बाद तक भी इसमें जीवन के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे। उसने जो है स्वतः जननवाद के लोगों को यह भी समझाया कि यहाँ पर हवा का प्रवेश तो है, हवा तो यहाँ पर प्रवेश कर रही है इसके अंदर, भले ही यह गर्दन मुड़ी हुई है लेकिन हवा इसके अंदर प्रवेश कर रही है। इसलिए आप ऐसा न समझें कि इसमें हवा प्रवेश नहीं हो रही है। हवा प्रवेश होने के बावजूद भी इस मछली के शोरबे में किसी तरह के जीवन के कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिए और इस तरह से अंततोगत्वा स्वतः जननवाद का अंत हुआ और जीवोत्पत्तिवाद को, यानी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को मान्यता मिली। इस तरह से मैंने आपको ये 3 तरह की जो परिकल्पनाएं थी जीवन की उत्पत्ति के विषय में, उसके बारे में बता दिया। अब मैं आपको अगले वीडियो में आधुनिक परिकल्पना के बारे में बताऊंगा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा कि आज के वैज्ञानिक, आधुनिक वैज्ञानिक किस तरह से जीवन की उत्पत्ति को का वर्णन करते हैं, किस तरह से उसे समझाते हैं और कैसे वो जो है साइंटिफिकली प्रूफ की जाती है। अगले वीडियो में मैं इसमें चर्चा करूंगा। आशा है आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।